हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो यूनिट है जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय आपको दिख भी रहा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सिंपली आपने याद रखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट्स इन विच द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, किस में एंटर होता है, एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है जिन एलिमेंट्स के, तो उनको ही हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, डेफिनेशन के फ़ौरन बाद बच्चों आप याद रखोगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स आते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कितने ग्रुप आते हैं? दो ग्रुप आते हैं। एक आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और एक आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 2। ठीक है, मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको ग्रुप 1, जिसको मैं शॉर्टली G1 और G2 के नाम से लिखूंगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या करते हैं? दे कंप्राइजेज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ग्रुप 1 की अगर हम फिलहाल बात करेंगे तो आपने याद रखना है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं सर वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 में आप याद रख लीजिए कि पहला एलिमेंट जो है वो लिथियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद आपका रेबिडियम होता है, उसके बाद आपका सीजियम होता है और फिर लास्टली जो है इसमें फ्रांशियम होता है। याद रखने का एक नेमोनिक आपको बताता हूँ, आप याद रख लीजिए लीला, हाँ हाई लीला। हाई तो छोड़िए, हाई हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ इसका परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं हुआ करता है, इसलिए आप लीला से याद रखिए। हाई लीला, लीला से लिथियम ना, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, लीला ना कर रब से फरियाद। बच्चों, लीला से लिथियम, ना से सोडियम, कर से पोटेशियम, रब मीन्स रबिडियम, से मीन्स सीजियम और फरियाद मीन्स फ्रांशियम। बच्चों एक और बात याद रखना, ये तो चलो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को किस तरह से याद रखेंगे। और ये जो फ्रांशियम है इस ग्रुप का लास्ट मेंबर जो है, याद रखिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आप बताएंगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप एट देयर ओन वो रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते रहते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। तो फ्रांशियम भी ऐसा एलिमेंट माना जाता है। ओके, उसके बाद बच्चों ये जो ग्रुप सेकंड मैंने बताया था आपको, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ही एस ब्लॉक को कंप्राइज करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं। तो इसी तरह से हम ग्रुप 2 के भी मेंबर आपको थोड़ा बता देते हैं। तो सबसे टॉप पे यहाँ पर आता है बेरिलियम। ठीक है, जिसको हम बेचारी करके बुलाते हैं एनेमोनिक्स में, बेचारी। उसके बाद आप बताएंगे मुर्गी के सारे बच्चे, और क्या बताएंगे? रद्दी। ठीक है, रद्दी। बच्चों यहाँ पे बेचारी से मतलब है बेरिलियम। ठीक है, मुर्गी से मतलब मैग्नीशियम, के से मतलब कैल्शियम, सारे से मतलब स्ट्रोंशियम, बच्चे से मतलब बैरियम और रद्दी से मतलब रेडियम आपका। ठीक है, रेडियम फिर से अगेन जिस तरह से पिछले वाले फर्स्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया कि उससे हम फ्रांशियम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, इसी तरह से आप रेडियम को भी ग्रुप सेकंड का लास्ट एलिमेंट जो है उसको भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। यह भी आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है बच्चों, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को हम एल्कली मेटल भी कहते हैं। ठीक है, किसको? ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज, क्या क्या बताएंगे आप? आल्सो नॉन एज, ए के ए मीन्स आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के नाम से हम इनको जानते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को। ओके, और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को हम किस से जानते हैं? ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को हम जानते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के बारे में। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसमें देखिए यही पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड दे बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड पॉइंट है ग्रुप फर्स्ट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। उसके बाद ग्रुप सेकंड इंक्लूड्स आर इट कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये भी मैंने आपको बता दिया विद सिंबल्स। ये भी आपकी पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो आपने इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले यूनिट के बारे में याद रखना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये लार्ज एटॉमिक रेडियाई,
बच्चों ये एक्चुअली आपने पढ़े हैं ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है और क्लास 11th में भी आपने ये पढ़ा है, बुक फर्स्ट में जो आपका 3rd चैप्टर आता है, ठीक है, वहाँ पे। चलिए, तो लार्ज एटॉमिक रेडियाई, एक्चुअली आप बताएंगे कि सर यहाँ पे होना चाहिए था एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जिसको हम इन जनरल कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज एटॉमिक रेडियाई। देखिए ये किस हिसाब से बताया गया है यहाँ पर कि इफ़ वी मूव पीरियोडिकली, अगर हम पीरियोडिकली चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट की अगर हम चलेंगे, तो देखो ये जो हमारा ग्रुप फर्स्ट आता है जिन्हें हम एल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, लिथियम है, यहाँ नीचे क्या होगा आपका, यहाँ आपका सोडियम होगा, यहाँ पे आपका पोटेशियम होगा, यहाँ पे आपका रेबिडियम और इसी तरह से नीचे सीजियम और फ्रांशियम होगा। तो देखिए ना, ये तो रेस्पेक्टिव इस वाले ये इस पीरियड के लिए लिथियम आ जाएगा सबसे पहले, नेक्स्ट पीरियड के लिए सोडियम आएगा, नेक्स्ट पीरियड के लिए पोटेशियम आएगा, नेक्स्ट के लिए रेबिडियम और नेक्स्ट के लिए सीजियम फ्रांशियम वगैरह इस तरह से आता रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो अल्कली मेटल हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इनकी जो साइज होगी, ठीक है, इनका जो एटॉमिक साइज होगा, इनकी जो रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट्स इन द सीरीज और इन द पीरियड यू कैन से, ठीक है। यानी जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो लिथियम के आगे क्या है, लिथियम के आगे बेरिलियम है, बेरिलियम के आगे क्या है, बोरान है, उसके आगे क्या है, कार्बन है। तो जो भी एलिमेंट्स इस पीरियड में आते हैं तो इनमें से लिथियम का जो एटॉमिक साइज है इनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह से जब हम नीचे आ जाएंगे, वन स्टेप डाउन आएंगे, नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, तो वहाँ आपको सोडियम मिलेगा, सोडियम के आगे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फिर आपका एल्युमिनियम वगैरह आता जाएगा, ठीक है। तो उस वाले पीरियड में आपके सोडियम का क्या होगा, एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो यही मतलब है इस पॉइंट का कि लार्ज एटॉमिक रेडियाई, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पेक्टिव पीरियड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में बच्चों, जैसे मैंने आपको समझा भी दिया कि इनका जो अल्कली मेटल्स का एटॉमिक रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दीज इंक्रीजेज एज वी ट्रेवल डाउन द ग्रुप। व्हाट इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब हम ग्रुप में डाउन आते हैं, आप इस ट्रेंड को भी जानते हैं प्रीवियस चैप्टर से, कि जब हम ग्रुप में डाउन आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए लिथियम में क्या था आपके पास में, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो लिथियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 और 2s कितना है, 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने शेल आ गए, 2, ठीक है। तो उसके बाद आप बताएंगे जो वन स्टेप डाउन है आपका सोडियम है, सोडियम में आपका क्या है, वहाँ पे आपका बच्चों है 1s2 2s2 2p कितना रहेगा आपका, 2 और 2 कितना हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 10 और 3 ऐसा जाएगा 1, ठीक है। 2 2 4 6 10 और 1 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ओके। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे बात करेंगे ना, तो ये एक शेल आ गया, ये आपका दूसरा शेल आ गया और ये आपका तीसरा शेल आ गया, कुल मिला के 3 शेल यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो जब यहाँ पे आपके लिथियम में 2 शेल हैं और सोडियम में आपके कितने हैं, 3 शेल हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का रेडियस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट शेल के ही डिस्टेंस को हम जो एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ये तो यहाँ पे ज़्यादा होगा और ये ऊपर जो है वो कम होगा। यानी डाउन द ग्रुप आने से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स आर मूविंग डाउन द ग्रुप, ओके। उसके बाद जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो है लार्ज आयोनिक रेडियाई। बच्चों यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि जैसे ट्रेंड आपने बता दिया एटॉमिक रेडियाई का, सेम विल बी द केस विद आयोनिक रेडियाई, ठीक है। आयोनिक मतलब कि जब आपका मेटल जो है व्हेन इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम कैटाइन, ठीक है। तो जो ट्रेंड आपका न्यूट्रल एटम के साथ होगा ना डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड, सेम विल बी विद द आयंस, ओके। तो लार्ज आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो देखो जैसे आपने ऊपर भी पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो वही सेम आप बता रहे हैं यहाँ पर भी, क्या बता रहे हैं आप, द आयोनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ओके। तो उसके बाद है आपका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, चूंकि हम अल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने थोड़ा सा देखना है कि सर ये क्या पॉइंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। जब आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का पता हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड दिस फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू remove the most loosely bonded electron present in the valence shell of an element, ठीक है। शायद आपको पता लगा होगा
ओके कि जो एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में होता है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो अल्कली मेटल है, जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में आप देख लीजिए कि ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं हर एक पीरियड में। ये अल्कली मेटल हमारे क्या आते हैं, जैसे लिथियम है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, ये अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे स्टार्टिंग में आते हैं। तो आपको पता है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, पीरियोडिकली जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब है कि जो एलिमेंट पहले आएगा, जैसे मान लीजिए इस वाले पीरियड में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले लिथियम आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आगे आएगा ये क्या कहते हैं, बेरिलियम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बताएंगे इसका साइज़ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी शेल दो ही होंगे और यहाँ पर भी शेल हमारे पास दो ही होंगे। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर जो साइज़ होगा ना, ये साइज़ जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पर ये कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, आप इस बात को जानते हैं। ठीक है, इंक्रीज चार्ज, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगले वाले एलिमेंट में ये साइज़ बच्चों होंगे तो दो ही शेल, लेकिन ये साइज़ क्या होगा, और थोड़ा इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज जो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उससे ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, यानी पिछले के मुकाबले में, इसके मुकाबले में ये आगे और कम इफेक्ट होता चला जाएगा इस साइज़ का। इसी तरह से आगे आगे भी होता जाएगा। तो ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, वो लो होती है, कम होती है इनकी। कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो सपोज़ कीजिए, मैंने अभी आपको बताया, मैं दो एलिमेंट्स को कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ लिथियम था और दूसरा एलिमेंट आपका कौन सा था, बेरिलियम था। मैं लिथियम और बेरिलियम की बात बता के आपको समझाता हूँ। बच्चों, लिथियम में भी दो ही शेल हैं और बेरिलियम में भी दो ही शेल हैं। अब आपने बताना है कि किस में हमें सबसे कम या सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी लगेगी, यानी कम कहाँ लगेगी या ज़्यादा। आप कम के एतबार से देखिए या ज़्यादा के एतबार से देखिए। तो मैं ये बताऊंगा कि चूँकि मेरे पास जो अभी प्रॉपर्टी है वो लो आयनेशन एंथैल्पी है अल्कली मेटल्स की, तो मुझे डिक्रीज़ के ही हिसाब से समझना चाहिए। तो लिथियम की आयनेशन एनर्जी कम आपने समझना है कि किस तरह से ये कम है, ध्यान दीजिए। बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी यहाँ से इस एरो को देखिए, यानी लिथियम टू बेरिलियम की ओर जब मैं चलूँगा यहाँ से, या इस पीरियड का जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी तरफ जब मैं जाऊँगा, तो लिथियम, इस पीरियड के सारे एलिमेंट्स में दो ही शेल होंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज़ जो है यहाँ पर इतना है, लेकिन जैसे मैं बेरिलियम की ओर गया तो यहाँ पर ये साइज़ मुझे क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। क्यों? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के कारण, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 हो गया। भाई एटॉमिक नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो उस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के कारण में यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और ये साइज़ जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? यहाँ पर साइज़ कम है, बेरिलियम के केस में साइज़ कम है। इसके बरक्स अगर मैं देखूंगा लिथियम पिछले वाले एलिमेंट में, तो पिछले वाले एलिमेंट का साइज़ थोड़ा अगले वाले से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन से ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये ज़्यादा है यहाँ बेरिलियम के केस में। तो दैट इज़ वाई कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है बनिस्बत यहाँ पे, और फिर इसी तरह से आगे 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से अब हर अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में जो एल्कली मेटल्स आते जाएंगे, तो वहां पर उनका साइज जो है अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में क्या होता रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो जितना साइज ज़्यादा रहेगा बच्चे, तो उतना ही अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कम होगी, और जितनी ये अट्रैक्शन कम होगी उतना ही जो है हमको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए एनर्जी, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो कम यूज़ होगी या कम लगेगी। तो दैट इज़ वाई कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। The ionization enthalpy of the alkali metals are the lowest due to loosely held s electron. ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर अब ये ट्रेंड बता रहा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, यानी अगर आप लिथियम टू फ्रांशियम की तरफ चलेंगे, तो आपको पता है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये डिपेंड करती है प्रीवियसली किस पे, एटॉमिक साइज पर। ठीक है, अगर आपके पास एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम यूज़ होगी। ठीक है, यानी कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अगर एटॉमिक साइज कम है आपके पास, अट्रैक्शन वहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और वहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वैलेंस शेल से। तो
हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम लिथियम से, सपोज कीजिए इस ग्रुप की बात करेंगे, लिथियम से जब हम आ जाएंगे फ्रांशियम की तरफ, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। यानी लिथियम का साइज कितना था, लिथियम में तो शेल 2 थे, लेकिन जब आप एक स्टेप डाउन आएंगे तो सोडियम में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यार जितने जितने शेल बढ़ रहे हैं, एक शेल बढ़ता चला जा रहा है डाउन द ग्रुप आने से, तो साइज भी तो बढ़ रहा है ना। तो जब साइज बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऊपर क्या थी, आयनेशन एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन नीचे की तरफ आए तो हमें यहाँ पर साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो आयनेशन एनर्जी कम हो गई। और नीचे जाएंगे तो वहाँ 4 शेल आ जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट में, तो साइज और ज़्यादा हो जाएगा और हमको एनर्जी, आयनाइजेशन जो है वो कम लगेगी। तो दैट इज़ वाई वी से इन जनरल कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। और बच्चे इसका उलट आप करोगे अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो ये ट्रेंड उलट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अभी आपने बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप से डिक्रीज होती है, तो जब आप बताएंगे अक्रॉस द पीरियड, पीरियडिकली जब आप चलेंगे, जैसे मैं यहाँ लिथियम लूँगा, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे आगे बोरान वगैरह कुछ भी जो है एक्चुअली वही मैं बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्यों, देखो यहाँ पर आपके पास में क्या थी, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कम थी। क्यों कम आयनाइजेशन एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पर साइज ज़्यादा था। जब आप आगे जाओगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी अब ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आगे साइज और कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ट्रेंड क्या आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है कि पीछे वाले एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही थी, आगे ज़्यादा लग रही है, आगे ज़्यादा लग रही है, आगे ज़्यादा लग रही है पीरियड में, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इन एलिमेंट्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, दैट मीन्स पीरियोडिकली जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ओके। यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आयोनिक रेडियस। तो देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है आयोनिक रेडियस पर। आपने देखना है कि जैसे जैसे आयनिक यानी एटॉमिक आयनिक रेडियस जैसे ही इंक्रीज होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उलट है ये, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस इंक्रीज और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन इज मैक्सिमम एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सीजियम यू कैन से इज द मिनिमम, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ना ऊपर क्या थी आपके पास में, लिथियम का एटॉमिक साइज था सबसे कम, लेकिन सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा था। लेकिन हमने बताया कि जब आयोनिक या एटॉमिक रेडियस आपके पास ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका ये हो गया। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, मैं आपको बताऊँगा ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की आप बात कर रहे थे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आप देख गए, लेकिन आपने याद रखना है कि सर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आपने बताई ये होती क्या है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है अमाउंट ऑफ, या यू कैन से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ द गैसियस आयंस, ठीक है। कि जब 1 मोल गैसियस आयंस जब क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, ठीक है, यानी वो डिजॉल्व होते हैं, ऐसा आप बताइए। ऑन डाइल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो सिंपली आप याद रख लीजिए यहाँ पर कि हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एटॉमिक साइज पे ही डिपेंड करती है। किस तरह से, लेकिन इनवर्सली। इनवर्सली मतलब अगर आपके पास एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आपने बताना है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो वो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताएंगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का आप सिंपली याद रख लीजिए कि लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एलिमेंट, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर भी हम इसको कहते हैं। जो अपने रेडॉक्स रिएक्शन में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो रेडॉक्स रिएक्शन को आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बताएंगे अल्कली मेटल्स एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन कंपाउंड्स एंड आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। दिस इज द ट्रेंड। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अल्कली मेटल होते हैं बच्चों, तो अल्कली मेटल में आपने क्या देखा, ये कहता है कि +1 प्लस साइन हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं ये लॉस के लिए, जब कोई एलिमेंट लॉस करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं कब, जब वो एलिमेंट क्या करता है, गेन करता है। प्लस लॉस के लिए और माइनस क्या करते हैं, गेन के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि
जो एल्कली मेटल्स है उन एल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कितना है +1। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों +1 है। क्योंकि आपने देखा कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं G1 जो है आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबेडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। बच्चों थोड़ा मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, फिर ये अपलोड होने में समय लगाती है। 2G का नेट आपको पता है चल रहा है। तो देखिए लिथियम में वैलेंस शेल में कितना है 1s2 2s1। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना आ जाएगा 1। बच्चों मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। लिथियम में वैलेंस शेल को देखिए 2s1, सोडियम में देखिए वैलेंस शेल आपका 3s1 और जब आप पोटेशियम में जाएंगे वहाँ पे आ जाएगा लास्ट पे आपका वैलेंस शेल 4s1 और नेक्स्ट वाले एलिमेंट ऑर्बिटल में आएगा 5s1। तो देखो कि यहाँ पे लास्ट वाले शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है। वेदर इट इज 2s बट इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज 3s इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज 4s इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स all the group first element alkali metals in the valence shell consists of 1 electron. It means they can lose this valence shell electron and the number of valence shell electron in this outermost shell of alkali metal is 1. तो that is why we say that इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यानी ये क्या हो सकता है +1 हो सकता है। अब आप बताएंगे सर +1 क्यों, माइनस क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों ये मेटल हैं, ये क्या है, दे आर फिजिकली जो ये मेटल हैं। तो मेटल का आपका बेसिक फीचर पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स का बेसिक फीचर इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है। तो दैट इज वाई कि ये यहाँ पर लॉस ही करेंगे, लूज ही करेंगे इलेक्ट्रॉन और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये बेयर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है वो है मेटालिक कैरेक्टर। अब आप बताएंगे सर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ये बात कही कि मेटल का बेसिक फीचर क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जितने ज़्यादा, सपोज कीजिए आपके पास 2 एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास लिथियम है, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट वाला कौन है, सोडियम है। ठीक है, हम यहाँ पे बताएंगे कि ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर मतलब कि मान लीजिए जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे उसको हम बताएंगे कि इट इज़ मोर मेटालिक देन द अदर वन। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पर इस ग्रुप के क्या ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए एज एन एग्जांपल, लिथियम और सोडियम। देखो बच्चों ऑन मूविंग डाउन द मेटालिक कैरेक्टर भी प्रीवियसली किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करेगा। लिथियम में आपने क्या बताया दिया सर, 2 शेल हैं। एक स्टेप डाउन आगे सोडियम में चले गए, कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। एटॉमिक साइज को देखिए, यहाँ पर एटॉमिक साइज ज़्यादा है, यहाँ पे ऊपर एटॉमिक साइज कम है। यहाँ एटॉमिक साइज कम है तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, बहुत ज़्यादा काफ़ी होगी ना। तो यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा ट्रबलसम, मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, किसके बरक्स में, यहाँ पर साइज थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज होना थोड़ा आसान है। दैट इज वाई ट्रेंड क्या आ रहा है, आपने बताया मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इंक्रीज मतलब पहले आपको कम होगा, तो देखो ना इन्हीं 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप इफेक्ट को आगे ग्रुप में सीजियम तक, फ्रांशियम तक लेके जाना, सीजियम तक, क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है। ठीक है, आप सीजियम तक देख लीजिए। देखो तो आप बताओगे इन 2 के हिसाब से आगे आप बताओगे सर यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है कि इसका मतलब मुझे यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, सॉरी आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, चलो आयनाइजेशन एनर्जी ही भी बताएंगे हम दूसरे लफ्ज़ों में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, मतलब जल्दी होगा तो होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी हम बात कर रहे हैं कि किस में होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे कि सर यहाँ पर चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉसेज हैं कम है थोड़े, तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइज ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन इन 2 के बीच में नहीं है। तो अगर लेने वाला कंबाइनर को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सोडियम से वो ज़्यादा जल्दी ले जा सकता है बनस्बत लिथियम के। तो दैट इज़ वाई ट्रेंड क्या बनेगा, ट्रेंड बनेगा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कम होता है, फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वाले एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लॉस होने के चांसेस और ज़्यादा होंगे, यही आपका ये ट्रेंड था। चलिए मेटालिक कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आप समझते हैं कि जब कोई सब्सटेंस, यानी हम मेटल्स की अभी बात कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में जब वो मेल्ट पिघलना शुरू करते हैं तो उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे हैं। द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्पेशली मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग, इट्स नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन कि अगर लिक्विड है तो वहाँ पर जो बॉयल होने के लिए उसको टेम्परेचर लगेगा ना, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो एनी हाउ प्रॉपर्टी आ रही है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने क्या याद रखना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी यू कैन से व्हाट वेरी लो, बहुत कम होता है। क्यों? एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये कह रहा है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है एल्कली मेटल का वो कम होता है जी, कम होता है। ठीक है, और वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप बताएंगे कि सर यहाँ पर क्या था हमारे पास लिथियम, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपके पास सोडियम, यहाँ पर क्या था आपके पास में नेक्स्ट में पोटेशियम वगैरह। ठीक है, ओके। अब इनके यहाँ आगे भी देखना है, ये ट्रेंड थोड़ा सा अलग से बताया जा रहा है इन कंपैरिजन टू द रेस्पेक्टिव पीरियड्स में। ठीक है, अपने पीरियड्स में यहाँ पर आपने बताया कि सर ये इसका साइज़ क्या था, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा था, मैंने अभी आपको बताया है जब हम पीरियडिकली चलते हैं। आगे बेरिलियम है, इसका साइज़ थोड़ा क्या है आपके पास में कम है। तो बच्चों अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में देखिए इन एल्कली मेटल्स को कि अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में ये सबसे ज़्यादा साइज़ वाले एलिमेंट है। तो जब सबसे ज़्यादा साइज़ वाले एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इनको मेल्ट करेंगे, अगर हम लिथियम और बेरिलियम को मेल्ट करेंगे तो सबसे पहले मेरा लिथियम मेल्ट होगा। अगर आप साइमल्टेनियसली इन दो को मेल्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका लिथियम मेल्ट होगा। सिमिलरली आप अगर सोडियम और मैग्नीशियम को मेल्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका सोडियम मेल्ट होगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइज आप देख रहे हैं कि क्या है, ज़्यादा है। साइज ज़्यादा होने से क्या होगा कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ अट्रैक्शन जब कम है, जिसको हम बाइंडिंग फोर्स भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो यहाँ पर वो ज़्यादा होने के कारण सॉरी कम होने के कारण, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है अट्रैक्शन कम है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ क्या है आपके पास, ये जो स्ट्रेंथ इनके बीच में है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच, ये डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो ये कम स्ट्रेंथ है यहाँ पर, इसके कारण आप बताओगे कि जब हम इसको मेल्ट करना शुरू करेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। दैट इज़ वाई वी सी लाइक द ट्रेंड लाइक दिस। ओके, तो हो गया ये आपका कौन सा वाला, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद है नेचर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड। द मेटल, बच्चों मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, ये तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस सी बात है। अभी तक आपने इतनी क्लासेस में ये बात पढ़ी होगी कि जो मेटल्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, दिस द मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट होता है। ठीक है, किसी की तरफ जो लेने वाला होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सिंपल सा केस है NaCl। ठीक है, यहाँ पर सोडियम के केस में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के केस में कितना होता है बच्चों, 2 4 6 और 1 7 होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट कंप्राइजेज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड सोडियम कंटेन्स ओनली 1। सो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ले जाने वाली टेंडेंसी, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो ज़्यादा है, तो ये इसके वैलेंस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। ठीक है, जब सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, और वो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। यहाँ पर अब ये प्लस माइनस बनेगा, सोडियम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब आप बताएंगे सर 1 प्लस या 2 प्लस, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के केस में। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना नेगेटिव चार्ज। यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 पॉजिटिव, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन बनेगी। उसी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन को तो हम आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर कहते हैं। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आयोनिक बॉन्ड कहा जा रहा है यहाँ इस ट्रेंड में आपका, कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स जो ये मेटल्स एल्कली मेटल बनाते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड होता है जिनमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट टुवर्ड्स द अदर, जो कि जिसके साथ वो कंबाइन होते हैं उसकी तरफ होते हैं। जैसे यहाँ सोडियम कंबाइन हुआ था क्लोरीन के साथ। द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। देखो
क्या बात आ रही है कि ये जो आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन आते हैं तो ये बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद है बच्चों लास्ट ट्रेंड आपका फ्लैम कलरेशन। फ्लैम कलरेशन, ऑल द एल्कली मेटल्स इम्पोर्ट अ करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लैम। बच्चों जो इम्पोर्ट मतलब इंड्यूस डाल देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। कौन? एल्कली मेटल्स क्या करते हैं? दे इंड्यूस और दे इम्पोर्ट करेक्टरिस्टिक कलर। करेक्टरिस्टिक कलर में आपको कोई भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशनली रहता है कलर, ठीक है नहीं। दैट इज़ वाई हमने प्रेफर्डली ये नहीं बताया ब्लू है या ब्लैक या व्हाट्सोएवर वाइट कुछ और, ऐसा हमने नहीं बताया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर ये सिचुएशनली उसी समय उसी मेटल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लैम देते हैं ये कलर, ओके, जिसको हम फ्लैम कलरेशन कहते हैं। उसके बाद लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कली मेटल की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या पॉइंट आ रहा है, आपने क्या याद रखना है, एल्कली मेटल्स लेकिन एक्सेप्ट लिथियम। बच्चों हम लिथियम के लिए ये बात नहीं मान रहे हैं, एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो आपके एल्कली मेटल है, जैसे आपने लिथियम से लेकर तो फ्रांशियम तक बताया, ठीक है। यहाँ से आप लिथियम को हटाकर ये बात कहेंगे, यानी ये बात हम कह रहे हैं सोडियम के लिए है, पोटेशियम के लिए, रुबिडियम के, सीजियम, फ्रांशियम के लिए, ओके। लिथियम के लिए ये बात नहीं है, इसके लिए ये एक्सक्लूड है। क्या है कि ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप फर्स्ट के, लिथियम के अलावा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अब आप बताओगे सर ये तो हमको याद रह गया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो लिथियम के अलावा करते हैं, लेकिन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज द पॉइंट। आपने याद रखना है कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, आप अपनी कॉपी पे पेन डाउन कीजिए प्लीज, लिखिए, द फिनोमिना इन विच द you can say electrically charged particles are released from, ऐसा तरीका, ऐसा फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्जेड पार्टिकल्स या तो किसी चीज से रिलीज हों और या विद इन अ मटेरियल या किसी मटेरियल में, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स, लेकिन कब ये रिलीज होते हैं, व्हेन द मटेरियल एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। तो when it absorbs you can say electromagnetic radiation, it is often defined as the ejection, हम इसको ejection of electron, ejection means release of electron from a metal plate when light falls on it, ऐसा आप बताओगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो मेरा जो वीडियो है बच्चों ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय कम होता है बच्चों। तो एक्चुअली ज़्यादा हमको जो पॉइंट्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में हमको थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसको बताने में। तो आई होप कि आपको ये जो आज का टॉपिक हमारा रहा होगा, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की, ये आपको समझ आ गई होंगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इन केस कि अगर आप दोबारा चाहते हैं कि हमें जब कभी भी मैं कोई ऐसा वीडियो जो है वो अपलोड करूं, तो आप चाहते होंगे कि हमें वो नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।